हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी कर रहे थे, तो एक बार इसी को मैं समराइज करके फिर आगे हम ईएन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन पे आते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन बॉन्डिंग स्टेट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर इस प्रॉपर्टी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज है एटॉमिक साइज, आईपी और डेल्टा ईजीएच, उससे डिफरेंस क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि एटम आइसोलेटेड नहीं है, सिंगल नहीं है। कौन से स्टेट में है? बॉन्डिंग स्टेट में। हमें पता है कि एटम्स क्या होते हैं? अनस्टेबल, और ये नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं? यहाँ पर बॉन्डिंग स्टेट में। तो यहाँ जो एटम है वो बॉन्डिंग स्टेट में। अब कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग स्टेट है उसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ईएन का जो एप्लीकेशन आएगा, जो यूज आएगा, वो किस में आएगा? कोवलेंट कंपाउंड्स में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड किस में मिलेगा? कोवलेंट कंपाउंड्स में। क्लियर है यहाँ पर? तो ईएन को हम कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या लेंगे? यहाँ पर यूज में लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि जो ईएन है ये क्या है? यूनिटलेस है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? रिलेटिव वैल्यू, क्योंकि ये इंडिकेट केवल किसको कर रहा है? टेंडेंसी को। तो फॉर एग्जांपल x और y टू एटम है। अब अगर x y के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ग्रेटर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर y को आपने आर्बिट्ररी फॉर्म में या एज ए स्टैंडर्ड 1 असाइन किया है, तो अगर x 2 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर 3 टाइम्स करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ये वैल्यू कौन सी हुई? रिलेटिव वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पर कि ईएन को हम अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे ए बी गिवन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब आते हैं यहाँ पर कि अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए पे कंप्लीटली क्या कर दूं यहाँ पर? ट्रांसफर, तो उस केस में ए पे चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस, और बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस, और आयंस का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो ये तो हुआ कंप्लीट ट्रांसफर। क्लियर यहाँ पर? अब आते हैं कि अगर ए और बी में कोवलेंट बॉन्ड है और दोनों की ईएन क्या यहाँ पर? सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? एग्जैक्टली मिड ऑफ 2 न्यूक्लियाई। ए और बी की जो न्यूक्लियस है उसके एग्जैक्टली मिड में, और मिड में होंगे तो चार्ज कितना आएगा? 0 एंड 0। अब आगे आते हैं यहाँ पर अगर ए की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा क्लोज में किसके आएंगे? ए की। ठीक है यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। यही डिफरेंस आपको इस एग्जाम्पल से देखना है कि यहाँ पर केवल स्लाइटली शिफ्टिंग किस साइड हो गया? यहाँ पर ए की साइड, क्योंकि इसका ईएन के यहाँ पर हायर है बी के कंपैरिजन में। क्लियर यहाँ पर? तो अब यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होंगे वो क्या होंगे? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल चार्ज डेवलप क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी क्या हुई यहाँ पर? पार्शियल शिफ्टिंग। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग होती तो चार्ज क्या आते हैं यहाँ पर? फुल चार्ज। जैसे यहाँ पर फुल चार्ज आ गया, माइनस और प्लस। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन की आप शिफ्टिंग कर रहे हैं ए पर चार्ज -1 क्यों आया? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है जिसमें से ऑलरेडी ए का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने कितने गेन किए? 1। कोई भी एटम जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही माइनस आएगा, जितने लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या आ जाएगा? प्लस। तो बी में अगर हम देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉनों में से बी के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको लॉस कितने का हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए +1 बी पर और ए पे -1। फिर हमने देखा था कंपेरिजन बिटवीन डेल्टा ईजीएच और ईएन। अब इन दोनों प्रॉपर्टी में हम कंपेयर क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोनों में न्यूक्लियस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अट्रैक्ट। तो ये कॉमन थिंग हो गया। फिर आते हैं डिफरेंस क्या है? तो ये वही एनर्जी रिलीज्ड है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम, और ये क्या है? टेंडेंसी है बॉन्डिंग स्टेट में एटम की बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की। इसकी जो यूनिट होगी वो कैलोरी जूल। ईएन क्या होता है यहाँ पर? यूनिटलेस। डेल्टा ईजीएच क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट। जैसे फ्लोरीन के लिए हमने वैल्यू असाइन की थी -333, तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि एटम यहाँ पर आपको हमेशा आइसोलेटेड कंडीशन में लेके डेल्टा ईजीएच को क्या करना है? मेजर करना है। जबकि ईएन के केस में क्या होगा? डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में ईएन भी आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट। फिर हमने देखा था कि जो डेल्टा ईजीएच में पीरियोडिसिटी है, डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर दोनों में ही क्या यहाँ पर? इररेगुलरिटी। क्लियर यहाँ पर? और ईएन के केस में पीरियोडिकली तो क्या होगा? ईएन रेगुलरिटी शो करता है,
पर डाउन द ग्रुप क्या शो करता है, इरेगुलरिटी। तो ये कंपैरिजन था डेल्टा EGH और EN में। उसके बाद हम गए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग EN। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा दैट मीन्स उतने ही ज्यादा ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो फर्स्ट वन पे आते हैं जेड इफेक्टिव। एक्चुअल में जेड इफेक्टिव क्या है, तो रियल फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो डायरेक्ट अट्रैक्शन फोर्स हुआ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। साइज जब भी हम इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस जब भी बढ़ाएंगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, तो यहां पर रिलेशन क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। फिर आते हैं सिल्डिंग इफेक्ट। इसके लिए माइंड में क्या रखना है कि सिल्डिंग इफेक्ट को डायरेक्ट EN से रिलेट नहीं करना है। सिग्मा को हम रिलेट पहले किससे करेंगे, जेड इफेक्टिव से। सिग्मा का मीनिंग तो हमेशा वही वन लाइन याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज होगा तो EN भी क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ देखें तो एटम कौन सी स्टेट में होता है, बॉन्डिंग स्टेट में। तो जैसे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है, ऑक्सीजन का 2s2 पर यहाँ पर आइसोलेटेड एटम नहीं है, बॉन्डिंग स्टेट है। बॉन्डिंग स्टेट है तो बॉन्डिंग स्टेट में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्टेट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा किस पे, EN पर। अब हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर पर, बॉन्डिंग स्टेट। हमने स्टडी किया हुआ है कि डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में EN की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर कि बॉन्डिंग स्टेट हम चेक कैसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में आगे जाके स्टडी करोगे, पर अभी तक जो हमें यहाँ पर इसको यूज में लेना है, हम उतना ही पार्ट इसका ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 का मीनिंग क्या हुआ, 1s और 3p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, मिक्स। डबली बॉन्डेड होता है sp2 और ट्रिपली बॉन्डेड होता है sp। ये सब कैलकुलेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में करने वाले हैं। अब EN के लिए एक फॉर्मूला होता है, EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें होंगे, ट्रिपली बॉन्डेड में। क्लियर यहाँ पर। तो ये 50% ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें sp2 में तो यहाँ पर 33% और यहाँ पर देखें तो 25%। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन, और डबली बॉन्डेड कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। तो डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में EN की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और EN में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, R क्या होगा, डिक्रीज, और Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज। माइनस OS और EN में रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि माइनस OS का मीनिंग R इंक्रीज एंड Z इफेक्टिव डिक्रीज। तो अभी तक हमने कितने फैक्टर स्टडी किए यहाँ पर, 6 फैक्टर। अब आते हैं पीरियोडिसिटी इन EN। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे EN में, तो इस केस में क्या होगा, EN क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज। और उसका रीजन हम क्या बताएंगे कि R डिक्रीज होगा और Z इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पर EN क्या होगा, डिक्रीज, और Z इफेक्टिव क्या होगा, इसका रीजन क्या बताएंगे हम कि साइज क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज, और Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पर यहां पर आपको याद रखना है कि डाउन द ग्रुप जाने पर EN में एक्सेप्शन केसेज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। पीरियड में मूव करने पर EN में रेगुलरिटी मिलेगी, यहाँ पर EN रेगुलर क्या होगा, इंक्रीज। पर डाउन द ग्रुप जाने पर बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं यहाँ पर, एक्सेप्शन। उसका रीजन ये है कि हेवियर मेंबर्स में हमने पहले भी स्टडी किया था, ये Z इफेक्टिव कांस्टेंट नहीं होता है। पुअर शिल्डिंग ऑफ D और F इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर ग्रुप में इरेगुलरिटीज। तो मेनली याद क्या रखना है कि पीरियड में EN इंक्रीज हुआ और डाउन द ग्रुप EN क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज। अब हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज से अगर इसको कंपेयर करें तो साइज लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होती है, डिक्रीज। IP क्या होगा, इंक्रीज,
और डेल्टा EgHb क्या होगा, इंक्रीज। तो फर्स्ट वन डिक्रीज है, रिमेनिंग 3 इंक्रीज है। डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो En क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज है, डेल्टा EgHb क्या था, डिक्रीज, IPB क्या होगा, डिक्रीज, पर साइज क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज है, रिमेनिंग 3 फैक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर। अब आते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो अगर हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कंसिडर करें यहां पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अगर हम सबसे राइट हैंड साइड देखें, टॉप पर कौन है, हीलियम। पर हीलियम आंसर नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है, नोबल गैसेज बॉन्ड नहीं बनाती है। जब नोबल गैसेज जनरली बॉन्ड नहीं बनाएगी तो उनके लिए ईएन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ईएन हम कैलकुलेट या डिफाइन कब करते हैं, जब एटम कहां पर आएगा, बॉन्डिंग स्टेट में। आप 12th क्लास में स्टडी करोगे कि अब जेनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स लैब में हमने फॉर्म कर लिए हैं, पर जनरली अभी भी हम क्या मानते हैं कि नोबल गैसेज बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो जब बॉन्ड नहीं बनते हैं जनरली, दैट मीन्स ईएन का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर हम नोबल गैसेज को एक्सक्लूड कर दें ईएन से, तो फिर आपके पास आंसर क्या जाएगा, फ्लोरीन। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए आंसर कितना आता है, फ्लोरीन। और इसके लिए जो वैल्यू है ईएन की वो है 4.0। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो नेचर में क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे डाउन द ग्रुप, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीजियम। सीजियम क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्रेंसियम आंसर क्यों नहीं आएगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि फ्रेंसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो प्रॉपर्टीज में इंक्लूड नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी नहीं करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या जाएगा, सीजियम। तो सबसे ज्यादा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है या कैपेसिटी वो फ्लोरीन में है, मिनिमम किस में होगी, सीजियम में। अब जब ईएन मिनिमम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्लियर। तो ईएन का ही रिवर्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आई थिंक क्लियर है ये पॉइंट। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि पीरियोडिसिटी में कैसे चेंज आता है यहाँ पर ईएन में। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की ईएन वैल्यूज और ईएन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। अब हम आते हैं ईएन वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, और इसके लिए जो ईएन की वैल्यू है 4.0। अब इससे हम रिमेनिंग एलिमेंट्स की ईएन वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको 0.5 से वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर, डिक्रीज। उसका रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, ईएन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो राइट टू लेफ्ट आने पर ईएन क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज। तो फ्लोरीन के लिए वैल्यू हमें याद है 4.0, और ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अब ऑक्सीजन के लिए ईएन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5, नाइट्रोजन के लिए 3.0, कार्बन के लिए 2.5। पर ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन गिवन है देन 2.7 और ट्रिपली बॉन्डेड गिवन है देन 3.2। तो डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट में ईएन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वेरिएबल। और ये क्लियर हो रहा है कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ जो नाइट्रोजन गिवन है ये बाय डिफॉल्ट कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो सिंगल बॉन्डेड के लिए रिटर्न है। हमने कार्बन के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न किए डबली बॉन्डेड के लिए और ट्रिपली बॉन्डेड के लिए। बोरॉन के लिए 2.0, बेरिलियम के लिए 1.5 और लिथियम के लिए 1.0। अब आते हैं यहाँ पर सोडियम के लिए जो वैल्यू होती है 0.9। ठीक है यहाँ पर। अब हमें जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ईएन क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा। तो 0.3 से वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर, इंक्रीज। तो मैग्नीशियम के लिए आंसर 1.2,
एल्यूमिनियम के लिए 1.5, सिलिकॉन के लिए 1.8, फॉस्फोरस के लिए 2.1, पर लास्ट टू में जो आपको इंक्रीज करना है वो 0.4 से और 0.5 से करना है। तो सल्फर के लिए वैल्यू कितनी होगी जब हम 0.4 से इंक्रीज करेंगे? 2.5, और क्लोरीन के लिए 3.0। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रखनी है, क्लियर यहाँ पर इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि EN की वैल्यू में कैसे चेंजेज आ रहे हैं। ब्रोमीन के लिए है 2.8, आयोडीन के लिए होती है वैल्यू 2.5, और जो हाइड्रोजन के लिए EN की वैल्यू है वो है 2.1। क्लियर यहाँ पर? तो मेनली एक वैल्यू आपको याद रखनी है फ्लोरीन की, रिमेनिंग वैल्यूज हमें डायरेक्ट रखनी नहीं है। यहाँ पर जब हम यूज में लेंगे तो जनरली वैल्यूज गिवन होगी कहीं पर, इसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, पर फिर भी हम ये चार्ट बना सकते हैं फ्लोरीन से स्टार्ट करते हुए। अब हम यहाँ पर अगर हम ग्रुप बनाएं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए EN वैल्यू सेम है, तो 2.1 EN वैल्यू को अगर देखें तो हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। अगर हम 2.5 EN वैल्यू लें तो 2.5 में कार्बन आएगा, कार्बन के अलावा सल्फर एंड आयोडीन। क्लियर यहाँ पर? तो इस टाइप से हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। 3.0 3 EN में कौन कौन इंक्लूड होंगे? नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। क्लियर यहाँ पर? तो इस टाइप से और भी ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये वो ग्रुप्स हैं या उन एलिमेंट्स के ग्रुप हैं जिनमें EN की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? अब हम आते हैं EN से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो EN में पीरियोडिसिटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? EN इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो EN की वैल्यू जनरली क्या रहती है? यहाँ पर रेगुलर, मतलब रेगुलर आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज। पर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? यहाँ पर आपको EN में क्या मिलेंगे? एक्सेप्शन, मतलब EN रेगुलरली डिक्रीज नहीं होगा। तो ग्रुप में क्या मिलेगी हमें यहाँ पर? इरेगुलरिटीज। फर्स्ट वन देखो एग्जांपल में बोरॉन फैमिली, तो हमें बोरॉन फैमिली को EN के ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज। अब जनरल आंसर क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर EN क्या होता है? डिक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम केवल इसको फॉलो करेंगे तो आंसर रॉन्ग दे देंगे। तो अगर हम EN वैल्यूज को देखें तो हमें आइडिया लग रहा है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम पे जाने पर क्या होगा? EN डिक्रीज है, पर बाद में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर EN क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज। अब आते हैं यहाँ पर रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ? EN डिक्रीज है, पर आफ्टर एल्यूमिनियम EN क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज। तो इस इंक्रीज का रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीजेज Z इफेक्टिव। और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो EN भी क्या होगा? इंक्रीज। इसलिए हेवियर मेंबर्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर बोरॉन फैमिली में EN डिक्रीज होने के बजाय क्या हो रहा है? इंक्रीज। नेक्स्ट आते हैं अरेंज कार्बन फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ भी अगर हम वैल्यूज को देखें यहाँ पर, तो कार्बन से सिलिकॉन पे जाने पर EN क्या हुआ? डिक्रीज, पर उसके बाद EN क्या है? कांस्टेंट, और लास्ट में क्या हो रहा है? इंक्रीज। ठीक है यहाँ पर? तो यहाँ भी कांस्टेंट और इंक्रीज होने का रीजन क्या देंगे? पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनिशियली क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज, और लास्ट मेंबर्स में EN क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर यहाँ पर? तो सेम वैल्यू मिलेगी एंटीमनी और बिस्मथ में। क्यों सेम है? तो फिर वही सेम रीजन है, पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्लियर है कि जब हम ग्रुप में EN को कंपेयर करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है कंपैरिजन जब आपके पास EN वैल्यूज हो। हैलोजन के केस में देखें तो वहां पर आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर रेगुलरली EN क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज। क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ EN। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये हमने IP में भी स्टडी किया था, और IP को रिलेट किससे किया था? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज से। मेटेलिक प्रॉपर्टी का मेनली मीनिंग किससे है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कैरेक्टर और EN में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? तो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर को देखें यहाँ पर, तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटेलिक कैरेक्टर है, और EN का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर यहाँ पर? सो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN।
नॉन मेटेलिक का मीनिंग क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और En का भी क्या मीनिंग है यहां पर? वही टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन बॉन्डिंग स्टेट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और En में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? यहां पर इसी बेसिस पे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या बता सकते हैं यहां पर? पीरियोडिसिटी। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यहां पर, तो क्योंकि En क्या होगा यहां पर? इंक्रीज होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होंगे यहां पर? इंक्रीज। और अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहां En क्या होता है यहां पर? डिक्रीज। En डिक्रीज होगा, दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे यहां पर? इंक्रीज। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलते हैं यहां पर? नॉन मेटल्स, और लेफ्ट हैंड साइड या मिड में डी ब्लॉक में क्या मिलेंगे यहां पर? मेटल्स। क्लियर यहां पर? तो ये पीरियोडिसिटी को हम आईपी से भी रिलेट कर सकते हैं और En दोनों से रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर सेकेंड एप्लीकेशन पर, बॉन्ड लेंथ। इसको हमने एक और नेम दिया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम्स ए एंड बी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू के यहां पर बॉन्डेड है, तो यहां जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी यहां पर? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर बिटवीन ए एंड बी, इसी को हम क्या बोलेंगे यहां पर? DAB, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ। अब इसका जो फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का, बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। RA का क्या मीनिंग है? रेडियस ऑफ A। RB का क्या मीनिंग होगा? रेडियस ऑफ B। और XA क्या है? En ऑफ A एंड XB En ऑफ B। A की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी यहां पर? B से। जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी वो फर्स्ट आएगी और जो लेस वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी? सेकंड पर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं? डेल्टा En से। तो ये फॉर्मूला हुआ बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DAB कैलकुलेशन के लिए। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ को डेल्टा En को रिलेट करें तो मैथमेटिकली रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा En अगर इंक्रीज होगा तो ये 0.09 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो ये ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा यहां पर? डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ में और En में रिलेशन क्या आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पर डायरेक्ट En नहीं है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि टू एलिमेंट्स जो गिवन है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, यहां पर जितना ज्यादा होगा दो न्यूक्लियस उतने ही ज्यादा क्लोज में आएंगे, और अगर ये क्लोज में आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहां पर? डिक्रीज। अब हमने हाइड्रोजन का एक एग्जांपल स्टडी किया हुआ है कि हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट। इसको हमने नेम दिया था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ क्या था? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है यहां पर? तो हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DH2 को कैसे रिटर्न किया था? अगर हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पर 2 into RH, या RH इक्वल टू हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहां पर हम देखें तो फॉर्मूला यही अप्लाई कर रहे हैं यहां पर फॉर्मूले में चेंज क्या आ गया है? क्योंकि अगर एटम्स क्या होंगे यहां पर? सिमिलर, XA और XB अगर मान लेते हैं A और B एटम सेम है, तो डेल्टा En की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसी इक्वेशन को अगर हम रिटर्न करें, इफ गिवन एटम्स आर सिमिलर, तो डेल्टा En कितना हो जाएगा? 0। तो आपका जो फॉर्मूला वो DAB इक्वल टू क्या आ जाएगा? RA प्लस RB। माइनस 0.09 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। तो यही फॉर्मूला आपने हाइड्रोजन में स्टडी किया था। क्लियर? यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर क्या हो गया यहां पर? 2 into RH। क्लियर? यहां पर RH प्लस RH। तो
तो यहां पर हम देख सकते हैं कि EN जब अलग अलग होंगे उस केस में RA और RB की जो रेडियस उसमें से ये फैक्टर क्या हो जाएगा माइनस। और अगर मान लेते हैं EN सेम है, दैट मीन्स गिवन एटम सेम है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा 0 और फॉर्मूला आपके पास क्या जाएगा DAB इक्वल टू RA प्लस RB। क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे, फाइंड आउट बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन HI फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। और जो गिवन डेटा वो क्या क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन 0.84 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ ऑफ I2 2.56 एंगस्ट्रॉम, हाइड्रोजन के लिए EN है 2.1 और आयोडीन के लिए EN है 2.5। अब हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना वो क्या करना है, बॉन्ड लेंथ इन HI या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन HI इक्वल टू रेडियस ऑफ H रेडियस ऑफ I, यहाँ पर रेडियस यूज में लेंगे बॉन्ड लेंथ नहीं, माइनस 0.09 XA माइनस XB। अब इसमें जिसकी EN वैल्यू हाई होगी वो फर्स्ट पे आएगा, जिसकी लेस होगी वो किस पे आएगा, सेकंड पे। तो I की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है यहाँ पर, तो इसको हम रिटर्न कर देते हैं XI और XH की वैल्यू है 2.1। अब हमें क्वेश्चन में RH या RI गिवन नहीं है, बॉन्ड लेंथ गिवन है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर बॉन्ड लेंथ ये है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की रेडियस, क्योंकि सिमिलर एटम होने पर ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाता है, DAB इक्वल टू RA प्लस RB। क्लियर यहाँ पर, या DHH इक्वल टू 2 इंटू RH। तो RH कैलकुलेट कैसे करेंगे यहाँ पर, RH इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। तो 0.84 अगर गिवन है तो RH की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0.42 और आयोडीन में भी वही सेम एटम्स है, तो यहाँ इसको हाफ कर देंगे बॉन्ड लेंथ को, तो आपके पास आयोडीन की क्या जाएगी रेडियस 1.28। तो अब आपके पास हाइड्रोजन की रेडियस कितनी आ गई है 0.42 प्लस 1.28 माइनस 0.09 इंटू 0.4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इन दोनों को ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा 1.70 माइनस 0.36 और 1.7 में से हम 0.036, क्लियर। यहाँ पर 1.70 में से क्या माइनस करेंगे 0.036, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1.674 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी यहाँ पर HI की बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर जो हमें बॉन्ड लेंथ गिवन थी किसकी H2 की और I2 की, सिमिलर एटम्स हैं तो दोनों की बॉन्ड लेंथ को हाफ करते आपके पास हाइड्रोजन की रेडियस और किसकी रेडियस आ जाएगी आयोडीन की। तो फाइनल आंसर इज 1.674 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, थैंक यू। अब हम आते हैं यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन पे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब मीनिंग क्या है इसका यहाँ पर कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो कोवैलेंट बॉन्ड की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल A और B में कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, यहाँ पर शेयरिंग होगी। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी 2। अब अगर दोनों की EN वैल्यू सिमिलर है तो ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर कहाँ पर होंगे, दोनों न्यूक्लियाई के एग्जैक्टली मिड पोजीशन पर। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि दोनों के अट्रैक्ट करने की पावर सिमिलर है। अब आते हैं यहाँ पर, इफ EN ऑफ A इज ग्रेटर देन EN ऑफ B, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसके ज्यादा क्लोज में होंगे, A के। क्लियर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर EN सिमिलर है और यहाँ पर A का EN B से ग्रेटर है। थर्ड सिचुएशन लेते हैं यहाँ पर, इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली हम A पर अगर शिफ्ट कर दें तो A पे चार्ज क्या जाएगा माइनस और B पे क्या जाएगा प्लस। क्लियर है यहाँ पर। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पर अगर आयंस का फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ पर तो हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की। अगर A माइनस और B प्लस गिवन है दैट मीन्स वहां पर बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक। अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन पर, ये स्टार्टिंग और ये लास्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट में मिड में है तो चार्ज कितना होगा 0 एंड 0। अब ये थोड़ा सा किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, A के साइड। अब जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना ही इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे चार्ज क्या जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम की ओर क्या होते हैं यहाँ पर डिस्प्लेस होने लगते हैं, ठीक है यहाँ पर, तो इन पे चार्ज क्या हो जाता है डेवलप,
दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ रहे हैं यहाँ पर, आयोनिक कैरेक्टर। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग कर दें, ये ईएन का पार्ट नहीं है, ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं कि कंप्लीट दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे मूव कर दें हम, ए पर, तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड रहेगा ही नहीं। पर मिड से जैसे जैसे ए की साइड शिफ्ट होंगे उतना ही ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज होगा दैट मीन्स आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब ये ज्यादा शिफ्टिंग कब होगी, जब ए का ईएन बी के कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर हायर होगा। क्लियर यहाँ पर, तो ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे ए का आप ईएन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसके साइड होगी, ए की साइड होगी, और इस कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होंगे। तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कैसे रिटर्न कर सकते हैं, या ईएन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, कि ए और बी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड में उतने ही ज्यादा होंगे। अब यहां पर हमें फॉर्मूला एक डायरेक्ट यूज में लेना है, और वो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA का क्या मीनिंग है, EN ऑफ A, और XB का EN ऑफ B, और XA माइनस XB किसको शो कर रहा है, डेल्टा EN को। क्लियर यहाँ पर, तो यहाँ से मैथमेटिकली भी क्लियर है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, यहाँ पर मैक्सिमम होंगे। तो इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड इक्वल टू 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है, फाइंड आउट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HCl, और गिवन क्या है, EN ऑफ H 2.1 एंड EN ऑफ Cl 3.0। क्लियर है यहाँ पर, तो आपको HCl में ये कोवलेंट बॉन्ड होता है HCl में, क्लियर यहाँ पर, HCl में ना रखना, ये गैस होती है और इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, कोवलेंट। इसको जब हम वाटर में आयनाइज कर देते हैं, वाटर में डिसोल्व करने पर ये आयना जो कि क्या फॉर्म करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस, पर ये कंडीशन वाटर में है, जनरली HCl गैस है, ठीक, यहाँ पर व्हाइट फ्यूम्स होती है इसकी, और यहाँ पर बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट। क्लियर यहाँ पर, तो HCl में आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके लाना है। ओके।